हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 10. ओके, आज हम अपना लास्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर का नेम है पदार्थ और उसके गुण. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं. ये सभी रंग, भार एवं गंध आदि की दृष्टि से अलग अलग होते हैं. पदार्थ की यह विभिन्नता उसकी विशेषताओं के कारण भी होती है. पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस. ठीक है, सबसे पहले आती है ठोस. जिन पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित होता है उन्हें ठोस पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, लकड़ी और पत्थर आदि. फिर है द्रव. जिन पदार्थों में बहने का गुण है वे द्रव कहलाते हैं. द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता. जिस पात्र में इसे रखते हैं ये उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, जैसे पानी, दूध, तेल आदि. फिर आता है गैस. जिन पदार्थों के आयतन व आकृति निश्चित नहीं होती वे गैस कहलाते हैं. हवा, जल, वाष्प गैस पदार्थ हैं. ठीक है, इसके बाद आते हैं पदार्थ के गुण. हम पदार्थों की पहचान छूकर, रंग बदलकर तथा सूंघकर करते हैं. पदार्थों की पहचान जिन विशेषताओं के आधार पर हम कर सकते हैं वही पदार्थ के गुण कहलाते हैं. ठीक है, जैसे भी आप उनकी पहचान करते हैं. सबसे पहले आता है मुलायम एवं कठोर पदार्थ. अब जो बहुत सॉफ्ट होते हैं वो वाले पदार्थ. कुछ पदार्थ मुलायम तथा कुछ कठोर होते हैं. इनमें से कुछ पदार्थों को दबाया जा सकता है और कुछ को नहीं दबाया जा सकता. कुछ ठोस पदार्थ दबाव हटा लेने पर अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और कुछ का आकार दबाने से बदल जाता है और फिर वे अपने पूर्व आकार में नहीं आ पाते. ओके, रबड़, कॉर्क, रुई का गोला, पत्थर, स्पंज या लकड़ी का टुकड़ा अथवा गीली मिट्टी को हाथ में लेकर दबाकर देखने से पता चलता है कि इनमें से कुछ पदार्थ नरम हैं जबकि कुछ सख्त हैं, परंतु ये सभी ठोस पदार्थ हैं. हाथों से अनुभव होता है कि लकड़ी और पत्थर कठोर हैं और रुई, रबड़ व स्पंज मुलायम हैं. ओके, सेकंड आता है आपका पारदर्शी तथा अपारदर्शी पदार्थ. अब जो ट्रांसपेरेंट और होते हैं आपके, ठीक है, जिन पदार्थों से प्रकाश आर पार होकर निकल जाता है उन्हें पारदर्शी तथा जिन पदार्थों से प्रकाश आर पार नहीं गुजरता उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं. यदि लकड़ी का टुकड़ा लेकर उनमें से कुछ देखने का प्रयास करें तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा. यदि इसे सामने रखकर हम इस पर टॉर्च का प्रकाश डालेंगे तो वह इससे पार नहीं होगा. इसलिए लकड़ी का टुकड़ा अपारदर्शी पदार्थ होता है. ठीक है, यदि हम शीशे का टुकड़ा लेकर उस पर टॉर्च का प्रकाश डालें तो वह शीशे में से पार होकर निकल जाता है, अतः पारदर्शी पदार्थ होता है. ठीक है, कुछ पदार्थ जैसे चिकनाई लगा कागज अथवा वेल्डिंग करने के काम में आने वाला शीशा आदि ऐसे होते हैं जिनमें से प्रकाश पूरी तरह नहीं गुजरता बल्कि आंशिक रूप से पार होता है. इन्हें अर्धपार्श्विक पदार्थ कहते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है विलेय तथा अविलेय पदार्थ. जो पदार्थ जल अथवा अन्य किसी द्रव में घुल जाते हैं उसे विलेय पदार्थ कहते हैं तथा जो पदार्थ नहीं घुलते उसे अविलेय पदार्थ कहते हैं. ठीक है, इसे सिद्ध करने के लिए हम 4 बीकर लेकर उनमें आधे आधे जल से भर लें और फिर उसमें क्रमश रेत, चीनी, नमक तथा चौक का पाउडर डालकर प्रत्येक बीकर में पड़े पदार्थ को अच्छी तरह घोलने का प्रयास करें. तो कुछ समय बाद बीकरों में घुले पदार्थ को ध्यान से देखने से पता चलेगा कि नमक और चीनी जल में पूरी तरह घुल गए हैं और चौक का पाउडर कम मात्रा में घुला है, रेत जल में नहीं घुली है. इस प्रकार हम विलेय तथा अविलेय पदार्थों का पता लगा सकते हैं. ठीक है, इससे पता चलता है कि चीनी व नमक विलेय तथा चौक व रेत अविलेय पदार्थ हैं. ओके, नेक्स्ट आता है विलायक. वह पदार्थ जिसमें दूसरा पदार्थ घुल जाता है विलायक कहलाता है. ओके, जल सर्वोत्तम विलायक है जिसमें अधिकतर पदार्थ घुल जाते हैं. ओके, फिर है विलेय. विलेय मतलब वह पदार्थ जो जल अथवा किसी अन्य पदार्थ में घुल जाता है वह विलेय पदार्थ कहलाता है. ठीक है, फिर है विलयन. जो 2 पदार्थों के आपस में घुलने मिलने के बाद प्राप्त द्रव विलयन कहलाता है. ओके,
तो ये आपका विलयन था। नेक्स्ट है मिट्टी के तेल और जल की पहचान। अब मिट्टी का तेल और जल कैसे आप पहचानोगे, दोनों नीले नीले होते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए एक बीकर में मिट्टी का तेल तथा दूसरे में पानी लेकर देखो क्या दोनों में देखने पर कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। दोनों का रंग एक जैसा है, अतः दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। फिर दोनों को बारी बारी से सूंघ कर देखो, मिट्टी के तेल से गंध आती है, पानी से नहीं। इस प्रकार कुछ पदार्थों की पहचान सूंघकर तथा कुछ की पहचान रंग के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ को आप सूंघ सकते हैं, कुछ को आप रंग देख सकते हैं। ओके, पानी और मिट्टी के तेल में कुछ अन्य गुणों का भी अंतर है, जैसे कि पानी आग बुझाने का कार्य करता है तो मिट्टी का तेल आग जलाने का कार्य करता है। पानी में चीनी और नमक विलय हो जाते हैं जबकि तरल कोल विलय नहीं होता। ठीक है, तारकोल मिट्टी के तेल में विलय है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट गैस। ठीक है, ठोस तथा द्रव पदार्थों की भांति गैसों की भी अपनी विशेषताएं होती हैं। ठीक, कुछ गैसें पानी में घुल जाती हैं जबकि कुछ नहीं घुलती। कुछ गैसें जलती हैं और कुछ नहीं, तो कुछ गैसों में से गंध होती है और कुछ गंधहीन है। रसोई गैस में तेज गंध तथा शीघ्र जलने की शक्ति होती है। ऑक्सीजन पानी में घुलनशील है जिसका प्रयोग पानी में रहने वाले जंतु सांस लेने में करते हैं। ठीक है, ठंडे पेय पदार्थ गैसों के पानी में घुलने का एक अच्छा उदाहरण होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक पदार्थ। अब ऊष्मा के ये कुचालक और सुचालक पदार्थ क्या हैं? जिन पदार्थों में ऊष्मा एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं, तथा जिन पदार्थों में ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे पर नहीं पहुंचती ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, इसे सिद्ध करने के लिए एक लोहे की छड़ लो और उसे अपने हाथों में गर्म करो। थोड़ी देर बाद तुम देखोगे कि ऊष्मा हाथ वाले सिरे पर भी पहुंच जाती है और हाथ जलने लगता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि लोहा ऊष्मा का सुचालक है। ठीक है, आप लोहे को ज्यादा देर हाथ में गर्म करके क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते, आपका हाथ जल जाएगा। अब हाथ में लकड़ी लेकर उसे एक सिरे से जलाओ। आप देखेंगे कि लकड़ी का हाथ वाला सिरा लोहे की छड़ की तरह गर्म नहीं होता और न ही हमारा हाथ जलन अनुभव करता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। ओके, मतलब जो आपकी ट्रांसमिट होती है। ठीक है, फिर आता है भंगूर व अभंगूर पदार्थ। जिन पदार्थों पर चोट मारने से वे कणों में टूट जाते हैं उन्हें भंगूर पदार्थ कहते हैं, जैसे नमक है, खड़िया है। ओके, और जो पदार्थ चोट मारने से कणों में नहीं टूटते उन्हें अभंगूर पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम आदि। ओके, इससे सिद्ध करने के लिए नमक अथवा चीनी के एक बड़े टुकड़े को लेकर उन्हें लीजिए और उन पे क्या करिए? चोट मारो, वह छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। इससे सिद्ध होता है कि चीनी व नमक भंगूर पदार्थ हैं। इसके विपरीत लोहा तथा तांबे की छड़ पर चोट मारने से वह कणों में नहीं टूटता। इससे सिद्ध होता है कि लोहा और तांबा दोनों अभंगूर पदार्थ हैं। ओके, तो ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट है बहने तथा उड़ने वाले पदार्थ। सभी द्रव बहने वाले पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, जैसे पानी, तेल, रस, दूध आदि। कुछ गैसें जैसे अमोनिया, क्लोरीन उड़कर हवा में फैल जाती हैं, उड़ने वाले पदार्थों की श्रेणी में आती हैं। ओके, विलयन से विलायक को पृथक करने की निम्नलिखित विधियां। अब इनकी विधियां देखिए। ठीक है, कन्वर्जन देखिए। सबसे पहले है अवसादन तथा निस्तारण विधि। अविलय पदार्थों का द्रव में बैठना अवसादन कहलाता है। इसे सिद्ध करने के लिए एक बीकर में मिट्टी अथवा बालू मिला जल लीजिए और इसको कुछ समय तक बिना हिलाए मेज पर रखा रहने दो। कुछ समय बाद तुम देखोगे कि पानी में मिट्टी या बालू बीकर की तली में बैठ जाती है। अब ऊपर आए जल को सावधानी पूर्वक, ठीक है, निथार कर अलग कर लो। ठीक है, इस प्रकार मिट्टी तथा पानी अलग अलग हो जाते हैं। इस विधि को निस्तारण या निथारना कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका निस्पंदन, मतलब छानना। इस विधि से अविलय ठोस पदार्थों को छन्नी द्वारा छानकर अलग कर लिया जाता है। इस विधि से जल में
मिली चाय की पत्ती को छानने या कपड़े द्वारा छानकर अलग कर लिया जाता है। ठीक है, इन्हें अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। फिर आता है वाष्पन। जब चीनी, नमक आदि के विलयन को गर्म किया जाता है, उन्हें बॉयल किया जाता है, तो जल धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है और चीनी या नमक शेष बच जाती हैं। समुद्र के पानी में नमक भी वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। आप समुद्र में से अगर नमक निकालते हैं तो वो क्या प्रोसेस होता है, यही होता है। ठीक है, ओके, तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। ठीक है, आइए इसके कुछ मुख्य बिंदु हम देखते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं। ठोस की आकृति और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, द्रव की आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, गैस की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। विलयन में ठोस पदार्थ विलेय तथा द्रव पदार्थ विलायक होता है। जिन पदार्थ के आर पार प्रकाश चला जाता है वे पारदर्शी कहलाते हैं। ठीक है, और जिनके नहीं जाता वो अपारदर्शी कहलाते हैं। क्लियर? So this chapter is finished now and I hope you will understand this chapter. So thank you.